हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के लिए है जो समष्टि बुक से लिया गया है। हम यहाँ पर मनी चैप्टर यानी कि मुद्रा जो हमारा चैप्टर है उससे जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मुद्रा के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण रूपों का वितरण इस प्रकार है, यानी कि इसको मुख्यतः जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेनली जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में क्या है, आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा को रखा गया है। सेकेंडली पूर्णकाय मुद्रा तथा शाख मुद्रा को क्या है, यानी कि दूसरे भाग में इसको रखा गया है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेलिंग से भी पढ़ने वाले हैं, सो आपको कम्प्लीटली समझ से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले पढ़ते हैं क्या, आदेश मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो देखिए आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, यानी कि आदेश से आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर भी आदेश मुद्रा की बात हो आप समझ जाइएगा कि ये वो मुद्रा है जिसको सरकार द्वारा क्या है, आदेश मिला है। ठीक है, कि आप जो है हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में प्रचलन में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट आपको परमिट कर देती है किसी भी चीज़ के लिए तो आप उसको मानने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। उसी तरीके से जो आदेश मुद्रा है उसको जब सरकार परमिट कर देती है कि हाँ इस मुद्रा को क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में यानी विनिमय का माध्यम माना जा सकता है, तब आपको बाध्य होकर उसको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आदेश मुद्रा कौन सी मुद्रा है, वो मुद्रा जिसको क्या है सरकार से आदेश मिला होता है और साथ ही जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सेकंड हम आते हैं इसके न्यास मुद्रा पर। ठीक है, तो देखिए न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यास मुद्रा को भी क्या है विनिमय के माध्यम के रूप में चुना जाता है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है आपको नोटिस करने लायक वो है ये कि ये क्या है प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता दोनों के बीच एक विश्वास पात्र को क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि जब तक आपको प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच जब तक विश्वास नहीं होगा यानी कि विश्वास का एक पात्र नहीं बनेगा तब तक यहाँ पर क्या है किसी को कोई भुगतान मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यानी कि न्यास मुद्रा की सारी नींव किस पर टिकी हुई है, एक विश्वास पर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको यहाँ चेक दिया गया है कि जब भी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो, अगर उसका चेक बुक आपके पास है, अगर आप चेक साइन करके अपने पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, आप चेक साइन करके लेके जाएंगे, लेकिन जब तक जो पैसे आपको देने वाला है, ठीक है, बैंक का कोई भी कर्मचारी अगर वो आपको पैसे जब देना चाह रहा है तो यानी कहने का मतलब जब तक उसके लिए एक विश्वास का कोई पात्र आप नहीं उसके सामने रखेंगे तब तक वो क्या है आप पर किसी बिना कोई ट्रस्ट किए वो आपको भुगतान नहीं कर सकता, आपके पैसे विड्रॉ करके नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चेक जो है यहाँ पर वो विश्वास का एक पात्र के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि यहाँ पर जो न्यास मुद्रा है, ठीक है, इसको भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि आप इससे भी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के रूप में स्वीकार्य है। ठीक है, विश्वास के रूप में ही इसका भुगतान किया जा सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब आप क्या है यहाँ पर अपना भुगतान या अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अगर कुछ बिजनेसमैन के बीच में देखा जाए तो वो क्या करते हैं, पैसे ना देने की बजाय वो अपने अकाउंट का चेक दे देते हैं। ठीक है, एक चेक साइन करके दे देते हैं कि ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है, यानी कि जिसने डील किया यानी कि जिसने ऑर्डर कंप्लीट किया तो ऑर्डर जिससे उन्होंने लिया, ठीक है, मान लेते हैं एक तरफ अगर एक इंसान ए है उसने बी को क्या है कोई ऑर्डर दिया है कि आपको इतने दिन में इतना इतना काम कंप्लीट कर देना है और बी ने वो काम कंप्लीट कर दिया तो जाहिर सी बात है ए को तो भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति है वो बी को क्या देगा, मान लेते हैं वो भुगतान के रूप में सीधा पैसे ना देकर क्या देगा, चेक दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब वो चेक देगा तो यहाँ पर बी
ये जो बी इंसान है वो इसको ले भी लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि ये पैसे तो है नहीं, फिर ये ले क्यों लेता है? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच जो चेक का लेन देन हुआ है वो है एक विश्वास का पात्र। ठीक है, तो जब तक कि ये चेक बुक अगर विश्वास के पात्र के रूप में अगर ये स्वीकृति नहीं होती इसको, तब तक क्या है, प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता दोनों के बीच कोई भी विश्वास की भावना नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यक्ति बी था वो जाहिर सी बात है कि चेक को लेने से मना कर देता, लेकिन उसको पता है कि चेक को विनिमय के माध्यम के रूप में क्या मिली है, स्वीकृति मिली है। ठीक है, और इसके ज़रिए आप विश्वास पात्र बनाकर इसके ज़रिए पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यास मुद्रा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट पर, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा को। देखिए, पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है कि पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है, यानी कि जितने भी आपके सिक्के हैं, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार के सिक्के चलते हैं वो सारी क्या है, पूर्णकाय मुद्रा है। ठीक है, जब ये मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, यानी कि इनका कहने का मतलब है वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य में यहाँ डिफरेंस समझना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी कपड़े को तैयार करने में मान लेते हैं कि एक शर्ट है जिसको तैयार करने में क्या है, मान लेते हैं टोटल जो भी उसका खर्चा लगा है, सिलाई से लेके किसी की मेहनत, उसमें जितने भी मटेरियल्स ऐड किए गए हैं उन सब का जो टोटल खर्चा लगा है, मान लेते हैं कि 100 रुपये का खर्चा लगे, लेकिन उसको मार्केट में कितना बेचा जाएगा, उसको मार्केट में उसका डबल करके बेचा जाता है। यानी कि 100 रुपये में तो वो बेशक वो शर्ट तैयार हुई है, लेकिन क्या हो गया कि मार्केट में उसको दुगुने प्राइस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे क्या कि जो दुगुने प्राइस पर बेचा जा रहा है वो है आपका क्या, मौद्रिक मूल्य। और जो यहाँ पर जितना भी आपका एग्जैक्ट जो मतलब जितनी भी कीमत लगी है आपको उस वस्तु को यानी कि शर्ट को बनाने में, वो हो गई आपकी वस्तु मूल्य। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो जब मुद्रा जारी की गई थी उस टाइम पे शर्ट को, यानी कि अगर शर्ट को 100 रुपये में उसमें अगर बनावट ही लगा है, 100 रुपये का मटेरियल लगा है, तो उसको मार्केट में भी 100 रुपये का ही बेचा जाता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब यहाँ पर मुद्रा के रूप में अगर देखें तो 1 रुपये का सिक्का क्या होता था कि 1 रुपये के सिक्कों का जो कीमत 1 रुपये रखा जाता था तो उसको बनाने में भी टोटली 1 रुपया ही लगता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का चांदी का बना होता था। ठीक है, इस सिक्के का वस्तु मूल्य इसके मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करता था, यानी कि जाहिर सी बात है चांदी तो ऑलवेज महंगी होगी, जाहिर सी बात है शुरू से लेकर अब तक, क्योंकि उनकी खासियत ही कुछ अलग रही है। तो यानी कि 1 रुपये का जो चांदी का सिक्का जिसकी मार्केट में भी कीमत 1 रुपये ही रखी जाती थी, उसको बनाने में भी इक्वली क्या है, 1 रुपये ही लगता था। ठीक है, होप कि समझ आ गया होगा आपको। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं साख मुद्रा पर। देखिए, साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। अब देखिए, यहाँ पर मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, यानी कि उस चीज़ को बनाने में लगे कम कीमत है, लेकिन आप उसको क्या है, मार्केट में उसके दुगुने या तिगुने यानी उससे ज़्यादा कीमत पर आप उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, देखिए भारत में उस धातु का बाजार मूल्य क्या है जिससे वह 1 रुपये का सिक्का बन, यानी कि 1 रुपये का सिक्के का वस्तु मूल्य क्या होगा, यानी कि 1 रुपये के सिक्के को बनाने में कितना रुपया लगा होगा। ठीक है, तो कि तब जाकर उसका मूल्य क्या है, 1 रुपया रखा गया। आप ही सोचिए कि 1 रुपये का सिक्का तैयार करने में आखिर उसमें कितना प्राइस लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रुपए के सिक्के के मौद्रिक मूल्य से काफ़ी कम है, यानी कि अगर उस सिक्के की कीमत 1 रुपया है तो यानी कि उसको बनाने में जो कीमत लगी वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो पहले जब मुद्रा शुरुआत में जारी की गई थी तब तो क्या था, वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों इक्वल हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि वस्तु मूल्य जो है वो मौद्रिक मूल्य से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थी कि साख मुद्रा क्या है। देखिए, सारे ये जितने भी मुद्राएं हमने पढ़ी इन सबको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए आप इनको पहचान सकते हैं कि आखिर ये कौन सी मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, एंड समझ आया अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक